चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। अगर भारत के चार धाम यात्राओं की बात करें तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, गुजरात में द्वारकाधीश, तमिलनाडु में रामेश्वरम और उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम है। लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के चार धाम की, जिसे छोटा चार धाम के नाम से भी जाना जाता है। छोटा चार धाम यात्रा में शामिल चार मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम है। दोस्तों छोटा चार धाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। गंगोत्री धाम माता गंगा को और यमुनोत्री धाम माता यमुना को समर्पित है। दोस्तों यदि आप इस पवित्र तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी की तलाश कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि छोटा चार धाम के ये पवित्र स्थान उत्तराखंड में हिमालय की बुलंद चोटियों के बीच विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई तीर्थयात्री चार धाम यात्रा समाप्त करता है तो वह मन की पूर्ण शांति प्राप्त करता है। दोस्तों अब बात करते हैं चार धाम यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। चार धाम के ये पवित्र स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। परंपरागत रूप से यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर की जाती है। इस प्रकार यह यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ में समाप्त होती है। इस यात्रा पर जाने के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि चार धाम यात्रा का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे आवश्यक डॉक्यूमेंट यात्रा में आप अपने साथ जरूर रखें। यात्रा मार्ग में स्विस कॉटेज में शिविर सुविधाएं भी उपलब्ध रहती है, जो कि मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित रहती है। यहाँ पर आपको डिलक्स और बजट रूम भी अवेलेबल रहता है, जिससे कि आप अपनी सुविधा अनुसार रुकने के लिए रूम का चयन कर सकते हैं। दोस्तों चार धाम यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। जो लोग चलने में असमर्थ हैं उनके लिए घोड़ा, खच्चर, पालकी या पिट्ठू उपलब्ध है। दोस्तों यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम होने के कारण इस यात्रा के दौरान गर्म जैकेट, दस्ताने, स्वेटर, ऊनी मोजे और रेनकोट ले जाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यात्रा करते समय कभी भी मौसम खराब हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे बारिश की संभावना भी बनी रहती है। दोस्तों इस यात्रा में आपको मीलों तक पैदल चलना पड़ता है, पहाड़ों पर चढ़ाई करनी पड़ती है, जिससे कि यात्रा मार्ग में कई बार फिसलन भी हो जाती है। इसलिए आप यात्रा के दौरान अच्छी पकड़ वाले आरामदायक जूते ही पहनें। अब बात करते हैं चार धाम तक कैसे पहुँचे। दोस्तों चार धाम यात्रा या तो हरिद्वार से या देहरादून से शुरू होती है। यात्रा शुरू करने के दो तरीके हैं। इनमें से पहला है सड़क मार्ग द्वारा और दूसरा है हेलीकॉप्टर द्वारा। बात करें अगर सड़क मार्ग की तो सड़क मार्ग से चार धाम यात्रा हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों में से सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ राज्य परिवहन और निजी बसें भी इन पवित्र स्थलों के लिए उपलब्ध रहती है। बात करें अगर हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा करने की तो देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध रहती है। तो हेलीकॉप्टर बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकती है। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से बुकिंग करना चाहते हैं तो शेरसी, फाटा और गुप्त काशी से चार धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं मिलती है और इन्हीं जगहों पर आप हेलीकॉप्टर के लिए बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों हेलीकॉप्टर टिकट को एडवांस में बुक करना उचित रहता है, क्योंकि उसी समय वहां जाकर हेलीकॉप्टर टिकट प्राप्त करने की संभावना कम होती है। बात करें अगर चार धाम यात्रा पर जाने के लिए सबसे अच्छे समय का, तो इसके लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर तक माना जाता है। इन महीनों में मौसम सुहाना होता है, जो कि यात्रा को आरामदायक और सुखद बनाता है। दोस्तों मानसून के मौसम में यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारी बारिश होती है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की आशंका बनी रहती है। और सर्दियों के मौसम में इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण मंदिर लगभग 6 महीने तक बंद रहता है। सर्दियों में केदारनाथ की मूर्तियां ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में एवं बद्रीनाथ की मूर्तियां जोशीमठ स्थानांतरित हो जाती है। इस दौरान भक्त इन मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं चार धाम यात्रा के पहले मंदिर की। यह है यमुनोत्री मंदिर।
यमुनोत्री मंदिर के दर्शन के लिए सबसे पहले हरिद्वार से बरकोट आना पड़ता है। बरकोट तक पहुंचने के लिए हरिद्वार से सुबह के 4 बजे से ही बस मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जिस दिन आप हरिद्वार पहुंचते हैं उसी दिन शाम को हरिद्वार से बरकोट तक के लिए बस में टिकट बुक कर लें, क्योंकि हरिद्वार से बरकोट तक आने के लिए बसें निर्धारित समय में चलती है और सीमित संख्या में चलती है, जिसके कारण भीड़ काफी संख्या में हो जाती है और सीट मिलना भी लगभग मुश्किल हो जाता है। और अगर आप बस से नहीं आना चाहते हैं तो आप टैक्सी या प्राइवेट कार भी बुक कर सकते हैं। हरिद्वार से बरकोट पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाएगी और इस रास्ते में सफर करते हुए काफी थकान भी हो जाती है, तो आप उस रात बरकोट में ही रुक जाएं। यहाँ पर रुकने के लिए GMVN के गेस्ट हाउस के साथ साथ कई सारे प्राइवेट होटल्स भी हैं। GMVN में रुकने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर बात करें प्राइवेट होटल्स के रेट की, तो बरकोट में आपको 800 रुपए से लेकर 1500, 2000, 2500 तक के रूम अवेलेबल हो जाते हैं। बात करें अगर खाने पीने के कॉस्ट की, तो यहाँ पर आपको 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक में थाली सिस्टम में अच्छा खाना मिल जाता है। अगले दिन सुबह यमुनोत्री धाम जाने के लिए यात्रा की शुरुआत कर दें। यमुनोत्री धाम तक जाने के लिए बरकोट से सबसे पहले जानकी चट्टी जाना पड़ता है। इसके बाद आप यमुनोत्री धाम तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यमुनोत्री धाम में माता यमुना के दर्शन कीजिए, माता यमुना से आशीर्वाद लीजिए, वहां पर कुछ समय बिताइए। इसके बाद फिर वापस आपको बरकोट तक आना है और उस दिन भी रात्रि में भोजन के बाद बरकोट में ही रुक जाना है। अगले दिन हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गंगोत्री मंदिर के दर्शन करने के लिए निकलना है। लेकिन दोस्तों, गंगोत्री मंदिर के दर्शन करने से पहले हमें उत्तरकाशी पहुंचना है, क्योंकि उत्तरकाशी में भी कई सारे दर्शनीय स्थल हैं, जिनके दर्शन करने के बाद हमें गंगोत्री तक पहुंचना है। तो बरकोट से निकलने के बाद उत्तरकाशी पहुंचना है। उत्तरकाशी में होटल ले लेना है। अगर बात करें उत्तरकाशी में रुकने के लिए होटल्स के रेट की, तो यहाँ पे आपको 800 रुपए से लेकर 1500, 2000 रुपए तक के रूम अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में और किस सीजन में आ रहे हैं, क्योंकि सीजन के हिसाब से यहाँ पे रेट घटता और बढ़ता रहता है। जब जब यहाँ पे भक्तों की भीड़ बढ़ती है तो होटल के साथ साथ खाने पीने के रेट भी बढ़ते जाते हैं, और जैसे ही भीड़ कम होती है इन सब चीजों पर पड़ने वाला कॉस्ट भी सामान्य होता जाता है। तो उत्तरकाशी पहुंचने के बाद उत्तरकाशी के आसपास के मंदिरों के दर्शन करना है और रात्रि में भोजन के बाद उत्तरकाशी में ही विश्राम करना है। अगली सुबह हमें उत्तरकाशी से गंगोत्री पहुंचना है। गंगोत्री पहुंचने के बाद आप चाहे तो यहाँ के पवित्र नदी में स्नान भी कर सकते हैं। इसके बाद गंगोत्री मंदिर में जाकर माँ गंगा के दर्शन करना है। गंगोत्री मंदिर में दर्शन के बाद हमें फिर से उत्तरकाशी लौट जाना है और वहीं पर रात में स्टे करना है। यात्रा के अगले दिन अब हमें उत्तरकाशी से सोनप्रयाग के लिए निकलना है। दोस्तों, उत्तरकाशी से सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, जिसके कारण इस यात्रा में काफी थकान भी हो जाती है। तो आप इस लंबी यात्रा के बाद रात्रि में सोनप्रयाग में ही विश्राम करें। बात करें अगर सोनप्रयाग में खाने पीने और होटल्स के रेट की, तो यहाँ भी लगभग आपको उतने ही रेट पड़ेंगे जितने कि पिछले स्थानों में पड़े थे। रात्रि में सोनप्रयाग में विश्राम के बाद अगली सुबह हमें गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करना है। और दोस्तों, गौरीकुंड से ही शुरू होती है बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा। गौरीकुंड से केदारनाथ लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर है। केदारनाथ धाम तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर के अलावे सिर्फ पैदल रास्ता ही है। इसी पैदल रास्ते में आपको घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू ये सब की सुविधा मिल जाती है। तो दोस्तों, गौरीकुंड से सुबह ही बाबा केदारनाथ धाम के लिए यात्रा शुरू कर देनी है। दोस्तों, बाबा केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए यात्रा जितनी जल्दी शुरू करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप यात्रा देरी से शुरू करते हैं तो केदारनाथ धाम तक पहुंचते पहुंचते आपको काफी शाम हो जाती है, जिसके कारण आपको कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि केदारनाथ धाम तक जाने के लिए पहाड़ों पर रास्ते बने हुए हैं और इन्हीं रास्तों पर चलकर जाना पड़ता है। दोस्तों, केदारनाथ धाम तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, तो आपको केदारनाथ मंदिर के आसपास ही कई सारे प्राइवेट होटल्स, इसके साथ साथ GMVN के टेंट भी उपलब्ध रहते हैं। अगर आप सस्ते में रुकना चाहते हैं तो रात्रि विश्राम के लिए टेंट का विकल्प चुनें। बात करें अगर यहाँ के प्राइवेट होटल्स के रेट की, तो यहाँ पे आपको 1500 रुपए से लेकर 4000, 5000 रुपए तक के रूम अवेलेबल हो जाते हैं। खाने पीने के कॉस्ट की बात करें तो केदारनाथ धाम में आपको थोड़ा महंगा खाना मिल सकता है। यहाँ पर आपको 150 रुपए से लेकर 250, 300 रुपए तक में थाली सिस्टम में अच्छा खाना मिल जाता है। तो दोस्तों, आप अपनी सुविधा अनुसार होटल या टेंट का चयन कर सकते हैं और भोजन के बाद रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए सुबह के 3 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है। तो आप जितनी जल्दी हो सके सुबह उठ जाएं और फ्रेश होकर बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए चले जाएं। मंदिर में बाबा केदार के दर्शन के बाद आप चाहें तो यहाँ के आसपास के मंदिरों के भी दर्शन करके आ सकते हैं। केदारनाथ धाम में ही भैरव बाबा का मंदिर है और कहा जाता है कि श्री केदारनाथ के दर्शन के बाद भैरव बाबा का दर्शन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि श्री केदारनाथ के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने से श्री केदारनाथ के दर्शन पूर्ण मानी जाती है।
तो दोस्तों केदारनाथ धाम में दर्शन के बाद हमें वापस गौरीकुंड तक पहुंचना है। दोस्तों अगर गौरीकुंड पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है तो आप गौरीकुंड में भी रुक सकते हैं। अगर वापस आने में आपके पास समय बच जाता है तो आप गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए प्रस्थान करें और रात्रि में भोजन के बाद सोनप्रयाग में ही विश्राम करें। अगली सुबह सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रा करनी है। इसके लिए आपको सोनप्रयाग के बस स्टैंड में जाना है। आपको बताते चले कि सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम के लिए कई सारी बसें चलती है जो कि आपको शाम होते होते बद्रीनाथ धाम तक पहुंचा देती है। तो आप अगले दिन शाम होते होते बद्रीनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे और रात्रि में बद्रीनाथ धाम में ही विश्राम करना है। बद्रीनाथ में रुकने के लिए आपको कई सारे प्राइवेट होटल्स, डॉर्मेट्री, इसके साथ साथ GMVN के गेस्ट हाउस भी उपलब्ध होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था मिलती है। तो दोस्तों आप अपनी सुविधा अनुसार होटल का चयन कर सकते हैं और रात्रि में भोजन के बाद विश्राम करें। अगली सुबह आप स्वामी बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएं और स्वामी बद्रीनाथ के दर्शन के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप बद्रीनाथ धाम के आसपास के दर्शनीय स्थलों को भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम के दर्शन के साथ ही आपकी 4 धाम की यात्रा पूर्ण होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ब्लॉग्स आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।